राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी। मैं राहुल टीसी गोलानी आज फिर से आपका मैजिकल लेंस में स्वागत करता हूं। और आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाला हूं उनका नाम है ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल। राधे राधे जी। नमस्कार, राधे राधे राहुल जी। कई लोगों को मैंने देखा 10-10, 15-15 साल से वो इस चाइल्ड बर्थ के इशू के चक्कर में कहाँ नहीं भटके। जो दंपति इस संतान सुख से वंचित होता है उस महिला पे क्या बीतती है। लोग उनको बांझ ऐसे बहुत शब्द वो यूज कर लेते हैं, सोसाइटी वाले, फैमिली वाले, यहाँ तक कि खुद के परिवार वाले। ईश्वर ने हर व्यक्ति को वो आशीर्वाद दिया है कि वो संतान सुख जो है हासिल भी कर सकता है। सही ज्ञान और सही नॉलेज के हिसाब से सही व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं तो हम वाकई में अपने उद्देश्यों को हासिल कर पाते हैं। ये खूबसूरत मंत्र है। षष्ठी देवी एक देवी होती हैं जो बच्चों की रक्षा करती है। तो ओम ह्रीम षष्ठी देवी स्वाहा। बहुत लोगों को बोला है कि वो एक तस्वीर लगाएं प्रेग्नेंट होने के बाद में अपने घर में षष्ठी देवी की, और इस मंत्र का रेगुलर जाप करने से आपकी संतान सुरक्षित रहती है और वॉर्म के अंदर किसी भी तरीके का डिसबैलेंस नहीं होगी। सक्सेसफुल और एक शुभ संतान की प्राप्ति होती है। अमृत बेला को परिभाषित इस तरीके से करूँगा कि जिस समय आपको जिस इवेंट की ज़रूरत है उस समय को के अंदर आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, ट्रांजिट के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बनता है और उस चीज़ को आप हासिल कर सकते हो, असली अमृत बेला आपकी वो है। उसका उपाय है, मैंने जैसे कहा कि अगर या तो उनका सूर्य पीड़ित होगा या चंद्रमा पीड़ित होगा। तो चंद्रमा अगर पीड़ित है तो माता की साइड के जो पितृ हैं यानी पूर्वज हैं उनका तर्पण आवश्यक है, और अगर सूर्य पीड़ित है तो पिता की साइड के जो पूर्वज हैं उनका तर्पण बहुत जरूरी है। एक पितृ तर्पण का पूरा विधान है। उस विधान के तहत 10 से 12:30 सुबह के बीच में अमावस्या के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हम तर्पण करवाते हैं। इसके साथ साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप रेगुलर होता है और एक रुद्री उस दिन होती है। उससे ये ऐसा 3 अमावस्या लगातार करने से लगभग आपको पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है। और ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है जो एकमात्र ऑथेंटिकेटेड टूल है जो वाकई में शास्त्र संगत होकर बताता है कि वाकई में वो लॉजिकल है और उसके समाधान संभव है। वीनस इज द लॉर्ड ऑफ स्पर्म काउंट। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी। मैं राहुल टीसी गोलानी आज फिर से आपका मैजिकल लेंस में स्वागत करता हूं। और आज जिस शख्सियत से आपको मिलवाने वाला हूं उनका नाम है ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल। इनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है। इनके इंटरव्यूज आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में, आर्टिकल्स आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आपने सुने होंगे या देखे होंगे या पढ़े भी होंगे, राइट। अभी लेटेस्ट इनका एक आया भी था टाइम्स ऑफ इंडिया पे, पूरा वो सब्जेक्ट था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। आज स्पेशली मैंने इनको यहाँ इनवाइट किया है चाइल्ड बर्थ इशू। वो एक्चुअली मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पिछले 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और जयपुर में बहुत अच्छा बड़ा नाम है इनका चाइल्ड बर्थ इशू और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो मैंने आज इनसे निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि हमारे व्यूअर्स को वो कुछ ऐसा गाइड कर सकें जहां हम चाइल्ड बर्थ इश्यूज के ऊपर कहीं एक ऐसी दृष्टि देख पाए, ऐसा नजरिया देख पाए कि जहां उन प्रॉब्लम से जो लोग फेस कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा इशू है, संतान सुख जिनके पास नहीं है, तो उनको कैसे उनका समाधान मिल सकता है। तो इसी में बात करेंगे आज हम ज्योतिषाचार्य अजय कुमार अग्रवाल जी। राधे राधे जी। नमस्कार, राधे राधे राहुल जी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और मैं आज अपने जो एक मुद्दा छेड़ा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और चाइल्ड बर्थ को लेके, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन की जर्नी के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे भगवान ने वो मौका दिया जिसके अंदर कि पहले उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने एक जर्नी अदा करी और मेरे साथ भी मैंने कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद में उस चीज़ को ज़मीन से जुड़कर देखा कि एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम किस तरीके से आती है। और उसको मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है उसको आजमा के भी देखा और वाकई में ईश्वर ने वो विद्या मुझे दी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। नहीं, वाकई सर आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपने चाइल्ड बर्थ पे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम किया है, मैं अगर जितना बात करूँ चाइल्ड बर्थ इशू के ऊपर ऑल ओवर इंडिया काम किया, बहुत सारे दंपतियों को, युगल को आपने बहुत बड़ा सुख दिया। संतान सुख सबसे बड़ा सुख है। निरोगी काया के बाद अगर मैं मानता हूँ धन मोह माया सब व्यर्थ है अगर संतान नहीं है तो। संतान सुख जो आपने एस्ट्रोलॉजिकली
यूज किया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और उनका हेल्प करके आपने उनको लाइफ चेंजिंग एक ऐसा गिफ्ट दे दिया जो कल्पना के अपने है, वो बहुत ही अमेजिंग था सर। उसके लिए तो मैं आप जितना अप्रिशिएट करूं उतना कम है सर। बिल्कुल सर, मैं बहुत अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब मैं किसी की मदद कर पाता हूँ। कई लोग हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, जब वो उस प्रॉब्लम के साथ में आते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि अभी तक उनकी जो जर्नी रही, कई लोगों को मैंने देखा 10-10, 15-15 साल से वो इस चाइल्ड बर्थ के इशू के चक्कर में कहाँ नहीं भटके, कहाँ लोगों के चक्कर में नहीं पड़े। ऐसे पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन चाइल्ड बर्थ को जब हमने नज़दीक से देखा तो हमने पाया कि इसको बिल्कुल हासिल किया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई फीमेल हो चाहे मेल हो, ये एक रेस्पेक्ट और सोसाइटी के अंदर इज्जत की बात भी होती है। लोग उसको दूसरे तरीके से देखते हैं हमारे समाज में। तो मैंने ये देखा और पाया कि एग्जैक्टली लोग जो हैं उन चीज़ों में फंस के रह जाते हैं और जिन लोगों के बच्चे हो सकते हैं वो भी कई बार पूरी उम्र निकल जाती है और वो उन बच्चों से डिप्राइव्ड रहते हैं। तो मैंने जब उस चीज़ को देखा, उनकी कुंडलियों को देखा और ये पाया कि एग्जैक्टली इनके तो बच्चे हो सकते हैं। सवाल है केवल सही डायरेक्शन का, सही रास्ते की तरफ उनको बढ़ाने का और उनको सही सजेशन देने का और कुछ चीज़ें ऐसी करने की जिससे कि वो उस चीज़ को ईज़िली हासिल कर सके। तो मैंने उन चीज़ों को देखते हुए लोगों को गाइड किया कि एग्जैक्टली आपको कहाँ करना है, कैसे करना है और वो कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, उनको हमने करेक्ट करवाया, रेक्टिफिकेशन कराए। और मैं बताऊं कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर की। जन्म पत्री में कई बार ऐसे योग होते हैं जिसके अंदर की कुंडली के अंदर वो योग कमज़ोर होते हैं। मैं पहली एक और बात ऐड करना चाहूँगा इसमें। ईश्वर ने हर व्यक्ति को वो आशीर्वाद दिया है कि वो संतान सुख जो है हासिल भी कर सकता है और उस संतान सुख से वंचित ना रहे। ईश्वर ने हर व्यक्ति को ऐसा आशीर्वाद दिया है। लेकिन सवाल ये है कि कुछ कमज़ोर ग्रहों की वजह से वो समय पे उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाता है। तो हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर उन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो किस तरीके से डायरेक्शन ले आगे बढ़े, कौन से प्लैनेट्स उसके कमज़ोर हैं, क्या टाइमिंग हो सकते हैं, रिलेशनशिप किस समय पे बनानी चाहिए। तो 80% जो लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनके सब काम ईजिली हो जाते हैं। लेकिन आज हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं 20% लोगों की जिनको साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सर इस बात पे मैं आपको सही बात बताता हूँ। जो दंपति इस संतान सुख से वंचित होता है उस महिला पे क्या बीतती है। लोग उनको बांझ, मतलब नहीं बोलना चाहिए ऐसा शब्द, बांझ, या मतलब ऐसे अपवर्ड शब्द वो यूज कर लेते हैं सोसाइटी वाले, फैमिली वाले, यहाँ तक कि खुद के परिवार वाले। मैं फ्रेंड सर्कल की तो बात ही नहीं करूंगा, अपने परिवारों के अंदर भी वो इस समस्याओं से जूझती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक औरत आती तो दूसरे घर से, एग्जैक्टली लेकिन मैं वो भावना, वो बात मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी उस फेज से निकला हूँ मैं। और मैंने वो चीज़ें देखी है जो जिन पेरेंट्स के, जिन कपल्स के माँ बच्चे नहीं हो पाते हैं और जब वो समाज में जाते हैं, सोशल इवेंट्स में जाते हैं तो हर व्यक्ति उनसे एक ही क्वेश्चन करता है कि अभी तक क्यों नहीं। लेकिन उन सवालों के जवाब उस दंपति के पास भी नहीं होते क्योंकि वो इतने मजबूर हो जाते हैं कि वो लाख कोशिश करने के बाद में भी उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते। तो अपने आप में ईश्वर ने इतनी बड़ी चीज़ दी है, लेकिन समाज में और कई बार अनजाने में गलत लोगों के चक्कर में पड़ने के कारण वो जो चीज़ें समय पे हो सकती थी वो नहीं हो पाती है। गलत लोगों से आपका क्या उद्देश्य है? गलत व्यक्तियों से मतलब है सर कि ऐसे व्यक्ति जिनको कुछ भी नहीं पता है लेकिन वो ये आडंबर करते हैं कि वो ये वादा करते हैं, वो ये गारंटियाँ देते हैं कि नहीं अगर उनकी बात मानी जाएगी तो कर देंगे। जिनके अंदर कई लोग झाड़ फूंक करने वाले होते हैं, कई लोगों के अंदर देवी देवताओं की सवारियाँ आती है। हम भी अपने आसपास देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी उन लोगों के चक्कर में कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश होते हैं। वो केवल आपके समय की बर्बादी होती है क्योंकि उनको वाकई में वो कोई लॉजिकल टेक्निक नहीं अपनाते हैं और सिर्फ आडंबर और अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। सवाल है बात समझने की, सवाल है हम मेडिकल साइंस का भी सहारा लेते हैं। सवाल ये है कि हम एस्ट्रोलॉजी की कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जिससे कि वाकई में हम लॉजिकली काम करें। और वाकई में मैंने देखा कि अगर हम वाकई में सही ज्ञान और सही नॉलेज के हिसाब से सही व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं और लॉजिकली चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो हम वाकई में अपने उद्देश्यों को, जिनके अंदर हम डिप्राइव्ड हैं, उनको हासिल कर पाते हैं। मेडिकल साइंस से आपका क्या मतलब, एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल साइंस का क्या कनेक्शन होगा सर? जी मैं बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल और मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा कोरिलेशन है। अगर हम देखें तो पहले कुछ चीज़ें मेडिकल साइंस में इतनी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन आज हम सब लोग जानते हैं कि
IVF एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। जिस IVF टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस ने इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी दी है, जिसके अंदर की ऐसे पेरेंट्स जो जिनके पास बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो फीमेल्स हैं जिनकी वॉर्म इज़ नॉट प्रॉपर, जिनके अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं, या मेल जो जिनमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो IVF टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर और आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करती है? एस्ट्रोलॉजी ये बताती है एग्जैक्टली कि जिस समय पे हम एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन रहता है रिलेशनशिप बनाने का, वो सेम आर्टिफिशियली तरीके से करके और एम्ब्रियोज को राइट टाइम पे ट्रांसफ़र करके हम लोग वो टाइमिंग कैलकुलेट करके देते हैं, जिससे कि हम राइट में वॉर्म के अंदर एम्ब्रियो को प्रॉपरली टाइमिंग सही टाइम पे इस्टेब्लिश करके और वो प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग IVF कराते हैं, उनके 3-3, 4-4 IVF फेल हो जाते हैं। उसका कारण ये रहता है क्योंकि उनके प्लैनेट्स कमज़ोर होते हैं और वो जो एम्ब्रियो उनके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है वो वॉल के ऊपर अटैच नहीं होता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकली जब हम उस एस्पेक्ट में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का राइट टाइम उनको बताते हैं। सर यहाँ एक सवाल पैदा होगा जी एक, आप बोलते हो फिजिकल रिलेशन, जी भाई 80% लोग फिजिकल रिलेशंस में जब भी आते हैं, एक शादीशुदा दंपति जब भी हमने फ्री, तो 80% लोगों के ग्रहों पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है उस समय या नहीं पड़ता? देखिए मैं बात बताऊं आपको, इम्पैक्ट तो प्लैनेट का हर व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ता है, लेकिन जिन व्यक्तियों की कुंडली में 5th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, मून और वीनस की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग होती है, उन लोगों को जनरली कोई दिक्कत आती नहीं है और वो इजीली उस वे को पास कर जाते हैं। जैसे हमने देखा है कई लोगों की मैरिजेस बड़ी इजीली हो जाती है, कई लोगों की बहुत दिक्कतें आती है। तो जिन लोगों की प्लैनेट में कुंडली में कहीं ना कहीं लग्नेश कमज़ोर हो, 5th हाउस कमज़ोर हो, तो उनके बच्चे होने में दिक्कतें आती है। 5th हाउस का कॉम्बिनेशन सही नहीं हो, 5th हाउस के अंदर नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हों, या 5th हाउस का डिनाइल हो रहा हो, 5th हाउस का लॉर्ड 12th में प्लेस्ड हो, 12th का लॉर्ड 5th में प्लेस्ड हो, तो इस जगह पे उन लोगों को मेडिकल एडवाइस देने की सलाह दी जाती है। क्योंकि अगर हॉरोस्कोप में 5th और 12th का एस्पेक्ट आपस में इंटरचेंज है, तो डेफिनेटली मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को कई बार एडॉप्शन के लिए भी जाना पड़ता है। लेकिन आज के ज़माने में और पिछले ज़माने में यही फ़र्क है कि एडॉप्शन की जगह आज IVF ने ले ली है, और जिन लोगों को पहले एडॉप्शन करना पड़ता था क्योंकि उस समय पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज IVF के जरिए वो पेरेंट्स अपने खुद के बच्चे हासिल कर सकते हैं मेडिकल एडवाइस के जरिए। ऑन ब्लड, यस। तो इट्स रियली मैजिकल कि पहले और आज में टेक्नोलॉजी और साइंस का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन आ चुका है, जिसकी वजह से जिन चीज़ों से हम डिप्राइव्ड थे वो आज हम वाकई में हमारे खुद के अपने बच्चे हो सकते हैं, ना कि हमें किसी से अडॉप्शन की ज़रूरत पड़े। राइट सर, मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ। सर आप मेडिकल को साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस ने तो सॉल्यूशन दे दिया आप काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जैसे कि IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, दे आर प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटी आल्सो, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट। हाँ ठीक है, मैं ये बात मान सकता हूँ कि कईयों के 3 बार अटेम्प्ट फेल हो गए, कईयों के 4 भी होते हैं, कई बार फर्स्ट टाइम में भी क्लियर होते हैं। तो अटेम्प्ट फेल होना भी एस्ट्रोलॉजी पे ही डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल सर, कारण है इसका। जिस तरीके से इवेंट, जैसे हम बताएं कि फिजिकल रिलेशनशिप का भी एक टाइम होता है, फिजिकल रिलेशनशिप का भी एग्जैक्टली जिनकी कुंडलियों में कमजोर प्लैनेट हैं उनको एक पर्टिकुलर टाइम बताया जाता है, जिस समय पे चंद्रमा की जो पोजीशन है बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि मून इज द हाईली रेस्पॉन्सिबल प्लैनेट, जो कि वाकई में ये बताता है कि एग्जैक्टली वो प्रेगनेंसी ठहर सकती है या नहीं। मून का एस्पेक्ट इन 5th हाउस, प्लेसमेंट ऑफ इन द 5th हाउस, ये एग्जैक्टली इंश्योर करता है कि वो प्रेगनेंसी ठहर सकती है, बजाय कि हमें बस बताने की जरूरत यह है कि वो इवेंट कब घटेगा। कुछ नक्षत्राज होते हैं, करीबन टोटल 27 नक्षत्राज में से करीबन 14 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनको ध्यान रखें और हम मून की पोजीशन को ध्यान में रखें तो हम वो प्रेगनेंसी को हासिल कर सकते हैं। सेम मेथड हम जब आर्टिफिशियली एम्ब्रियोज को जब किसी वॉर्म के अंदर ट्रांसफर करते हैं किसी फीमेल में, तो उस समय पे भी हम वो टाइम कैलकुलेट करते हैं कि वो मून जो है वो पोजीशन में हो, उसका एस्पेक्ट 5th हाउस पे हो, या वो खुद 5th हाउस में प्लेस्ड हो, जुपिटर की दृष्टि 5th हाउस के ऊपर हो, चाहे वो लग्न के जरिए हो, चाहे 11th हाउस के जरिए हो। अगर 11th में होता है तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, यानी जो काम आप सोच के उस समय पे करते हैं वो काम डेफिनेटली होता है। तो जुपिटर और मून इज अ प्लैनेट जिनको हम ट्रांजिट के अंदर सेट करके वो लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं जो हम एग्जैक्टली चाहते हैं। तो कई बार वो टाइमिंग रात को भी होते हैं, कई बार दिन में भी होते हैं, बट एग्जैक्टली जो प्लैनेट अपने आप में कभी दिन और रात नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता है कि उसको देना है या नहीं देना है। बस वो प्लैनेट हमेशा देना चाहता है, हमेशा हमें उससे लेना आना चाहिए। तो वही एक एस्ट्रोलॉजी, जो सही एक एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपको ये वाकई में बताएगा और वो लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करेगा कि किस तरीके से आपके डिज़ायर्स को पूरा किया जा सकता है, और आप जिन चीज़ों से डिप्राइव्ड हैं उन चीज़ों को वाकई में कैसे आपके साथ जोड़ा जा सकता है। बहुत अच्छे सर, ये आप
जो फिफ्थ हाउस वाले प्लैनेट, इसकी कैलकुलेशन क्या समझ सकते हैं, मतलब कैसे हम हमारे दर्शकों को ये बता सकें कि कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हों जो इजीली वो इस बात को समझ पाएं कि ये फिजिकल रिलेशन का टाइम इट्स अ गुड फॉर देम, क्योंकि न्यू कपल जिनकी शादी हो रही है, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन रहा है, बहुत सारे न्यू कपल दे आर प्लानिंग अ बेबी अ लेटर टाइम, यस, फिर उनको भी उसमें मदद मिलेगी? 100% सर, उन लोगों को भी उसमें मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने देखा है आजकल काफ़ी पहले ही मैरिजेस बहुत लेट हो रही हैं। शादियां उस एज में होती है जहां पहले 20-21 साल में जनरली शादियां हो जाया करती थी, आज 28, 30, 32 साल लगभग होने लगा है। तो उस समय तक बॉडी वैसे ही हमारी जो है काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी होती है, और उस समय हार्मोन्स के जो बैलेंसिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कपल्स को अपने संतान को प्राप्ति के लिए उनको ये पता हो कि राइट टाइमिंग क्या हो सकता है। तो इसमें जनरली बहुत सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं वो शायद ना समझ पाए, लेकिन फिर भी मैं कुछ इंडिकेशन देता हूँ कि आज की तारीख में जब हम हॉरोस्कोप को देखते हैं तो हम फर्स्ट हाउस, जहाँ पे जिसे हम लग्न भी बोलते हैं, लग्न से जो फिफ्थ हाउस होता है उसको अगर हम देख लें और उसके अंदर जो प्लैनेट बैठा है या उस राशि का लॉर्ड, उस नक्षत्र का लॉर्ड को अगर हम देख लें और उसका प्लेसमेंट चेक कर लें, और हम ट्रांजिट के अंदर मून और जुपिटर की पोजीशन को देख के उस टाइमिंग को कैलकुलेट कर लें, तो ये बड़ा आसान है कि हम डेली, हर आदमी जानता है आज डेली हम पंचांग उठाते हैं और देखते हैं कि ये बड़ा आसान है कि मून कौन सी राशि में, सुबह सुबह हम जनरली पेपर भी देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है। तो उससे ये पता किया जा सकता है कि क्या मून की आपके ऊपर फिफ्थ एस्पेक्ट है कि नहीं है। लगन की फिफ्थ, अगर, क्योंकि मून एक दिन 2 दिन एक राशि में रुकता है, तो अगर वो फिफ्थ है तो 2 दिन वहाँ रुकेगा। अब उसका एग्जैक्टली ट्रांजिट के अंदर लग्न के हिसाब से आपका प्लैनेट रिपोजिशन चेक करके हम उस समय को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस दिन में पर्टिकुलर कौन से आवर पे और कौन से मिनट पे वो समय आएगा जबकि वो मून आपके लग्न के हिसाब से 11th में बैठेगा और फिफ्थ को देखेगा, या फिफ्थ में बैठ के 11th को देखेगा। तो वो टाइमिंग इज द एग्जैक्टली वो टाइम है जब आप वाकई में रिलेशनशिप के लिए जा सकते हैं और डेफिनेटली डिजायर रिजल्ट पूरे होंगे। मैंने कई सारी कुंडलियों पे देखा है और मैंने सक्सेसफुली बहुत सारे लोगों को गाइड करके इसके जरिए उनको फर्टिलिटी के लिए भी आगे बढ़ाया। सर इसको और थोड़ा इजी टेक्निक में बात कर सकते हैं? ईजी टेक्निक में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो अपनी हॉरोस्कोप देख रहा है तो सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि उसको क्या वाकई में उसके हॉरोस्कोप में मून और वीनस वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। जनरली ये तो बहुत आगे की बात हो गई कि हमें रिलेशनशिप कब बनाना है, कब नहीं बनाना है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने जो कुंडली के अंदर जो प्लैनेट की जो पोजीशन और जो कमज़ोर प्लैनेट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, ताकि जो नेचुरली जो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो प्रॉपर हो। अगर हार्मोन्स का बैलेंस प्रॉपर होगा तो फर्टिलिटी के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। तो हम उस पर्टिकुलर अगर इवेंट को भी मिस करते हैं और वो प्लैनेट अगर अपनी पोजीशन में आके स्ट्रांग हो जाए या इस लेवल पे आ जाए कि वो आपको देने वाली स्थिति में आ जाए, तो नॉर्मली भी जब आप रिलेशनशिप के लिए जाएंगे तो भी आपका काम हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएं तो सबसे पहले आप अपनी हॉरोस्कोप में मून और वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर आप मून और वीनस को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो नेचुरली इवन आपको प्लैनेट की फिफ्थ हाउस को भी देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको डिज़ायर रूल मिल सकते हैं। सर जैसे कि हम मेल देखते हैं आजकल, वो प्रोटीन शेक या ऐसी ड्रग्स अपना शारीरिक विकास के लिए, शारीरिक विकास में बॉडी बनाने के लिए, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, उससे उनमें इनफर्टिलिटी का मतलब परेशानियां आने दिखने लगी आजकल, राइट? शरीर तो बहुत हष्ट पुष्ट दिख जाता है, पर इंटरनल हेल्थ में स्पेशली उस जगह पर देखा गया है कि वो एक प्रॉपरली नहीं रह पाते हैं, ठीक है, उस चीज को। तो ऐसा फिर उन कंडीशंस में एस्ट्रोलॉजी क्या हेल्प करेगी सर? एस्ट्रोलॉजी ये करती है सर कि हार्मोन्स का डिसबैलेंस ही प्रॉब्लम देता है फर्टिलिटी में। तो जब हम बहुत हाई डोजेस लेते हैं, जब हम काफ़ी अल्कोहल, स्मोक या फिर कई तरीके के प्रोटीन शेक्स या इस तरीके की चीज़ें लेते हैं, तो हमारी बॉडी के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। अब वो हार्मोन्स डिसबैलेंस इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी प्लानिटरी पोजीशन वो यही कहती है कि आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होने ही हैं, क्योंकि वो प्लानट कभी नहीं चाहता कि वो आपके संतान हो। तो उस वाले पार्ट को वो वीक करके वो अपने डिजायर्ड गोल अचीव करता है। तो हमें उसको समझना होगा कि प्लैनेट क्या कहना चाह रहा है। अगर वो प्लैनेट उस पार्ट पे कमजोरी दे रहा है तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको ये काम नहीं करना है, आपको प्रोटीन्स नहीं लेने हैं, या आपको किस मात्रा में अल्कोहल लेना है या स्मोक करना है कि नहीं करना है। तो उस जगह से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली जब हमारे पास कई लोग आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं क्या आप ये काम करते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ हम ऐसे काम करते हैं, क्योंकि वो प्लैनेट यही चाहता है कि वो आपका काम ना हो।
वो नहीं देना चाहता आपको संतान, अब हमें उससे लेना है, तो हमें उसकी जो वीकनेस है, जो उसका हमारे साथ में शत्रुता वाला संबंध है, उसको दूर करके हमें उससे फ्रेंडशिप करनी है, ताकि वो जो है हम जो वो लेना चाहता है, यानी जो हमें वो चीज़ देना नहीं चाहता है, वो हम उससे लें, हम उसे हासिल कर लें। तो उस प्लानट को अपीज करने के लिए कुछ मंत्राज हैं, जैसे कि मैं आपको रेमेडीज बताता हूँ। जैसे कि अगर किसी की हॉरोस्कोप में जुपिटर वीक है और संतान नहीं हो रही है, तो हमें एक बहुत खूबसूरत मंत्र है, संतान गोपाल मंत्र जनरली हम रिकमेंड करते हैं, जो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस भी करता है और इसके साथ साथ आपके संतान उत्पत्ति के अंदर जो बाधाएं आ रही है उनको दूर करता है। जैसे मैं एक मंत्र खूबसूरत संतान गोपाल मंत्र, ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देही में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गते है। तो ये बड़ा ही खूबसूरत मंत्र है, जो कि वाकई में आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका विकास करता है और आपकी बॉडी को इस लायक बनाता है जिससे कि आपको संतान अच्छी हो। इसी के साथ साथ में एक बहुत बढ़िया खूबसूरत मंत्र हम इस्तेमाल करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बहुत प्यारा मंत्र है। और कई बार हमने एक चीज़ और देखी है कि कई लोगों के संतान यानी प्रेग्नेंट होने के बाद में बच्चे गिर जाते हैं, अबॉर्शंस हो जाते हैं या मिसकैरेजेस हो जाते हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। एक बहुत ही खूबसूरत मंत्र है, षष्ठी देवी एक देवी होती हैं जो बच्चों की रक्षा करती है, तो ओम ह्रीम षष्ठी देवी स्वाहा एक बड़ा खूबसूरत मंत्र है, जो मैंने बहुत लोगों को बोला है कि वो एक तस्वीर लगाएं प्रेग्नेंट होने के बाद में अपने घर में षष्ठी देवी की, और इस मंत्र का रेगुलर जाप करने से आपकी संतान सुरक्षित रहती है और वॉर्म के अंदर किसी भी तरीके का डिसबैलेंस नहीं होकर सक्सेसफुल और एक शुभ संतान की प्राप्ति होती है। क्या बात है सर, बहुत इजीली आपने ये बात बताई, बहुत अमेजिंग था सर। मतलब बहुत इजी आपने बोला ये काम हो सकता है और बहुत हो सकता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने बताया कि बच्चे आज की डेट के अंदर मैं जितना देख पा रहा हूँ, मतलब जितने मैं केसेस, मतलब जिन लोगों से मैं मिलता हूँ डेली रूटीन्स में, ऐसे कई मैंने फ्रेंड सर्कल के भी फ्रेंड सर्कल्स में हमने देखा कि शी इज़ द प्रेग्नेंट, या किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है या किसी की सिस्टर प्रेग्नेंट है, राइट, और वो अपने भरण पोषण के लिए अपने घर पे पूरा ध्यान रख रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी सही समय पर या तो बच्चा नहीं हो रहा है या फिर वो भ्रूण, मतलब जो बच्चा है वो सही तरीके से विकास नहीं कर रहा, इसलिए उनको गिराना पड़ रहा है या कोई कारणवश गिर जाता है। तो उस कंडीशन में ये आपने जो मंत्र बताया है, मैं ये बहुत हेल्पफुल मंत्र है और मैंने देखा है इन मंत्रों का प्रभाव बहुत गजब होता है। अगर संतान गोपाल मंत्र के 1,25,000 सवा लाख जब की फ्रीक्वेंसी होती है, अगर 1,25,000 हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक उनकी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है विदाउट मेडिसिन भी। लेकिन किसी भी तरीके का चांस नहीं ले सकते, तो हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए, ताकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जरिए जो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की गतिरोध है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, तो वो दवाइयों के जरिए ठीक हो, और प्लानिटरी पोजिशंस जो भी आपके साथ में दिक्कतें आ रही है वो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट और मंत्रास की एनर्जी और वाइब्रेशन से दूर हो। तो दोनों को मिला के जब हम साथ चलते हैं तो डेफिनेटली बहुत शीघ्र हमें वो रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ मैं एक दो चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि कई बार हमने देखा है कि हॉरोस्कोप में सब कुछ ठीक है उसके बाद में, लेकिन कुंडली में पितृदोष जैसी चीज़ के बारे में आपने सुना होगा। तो पितृदोष जिनकी कुंडलियों में होते हैं उनकी कुंडलियों में भी संतान प्राप्ति में दिक्कतें आती है। अब सबसे बड़ी बात है कि पितृदोष को पहचाना कैसे जाए, और सबसे बड़ी बात है अगर पितृदोष को पहचान लिया जाए तो उस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए। तो पितृदोष है क्या, सबसे पहले समझने की जरूरत है। तो पितृदोष है कि चंद्रमा और सूर्य, ये दो प्लैनेट जब नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आते हैं तो पितृदोष बन जाता है। मैं जैसे बताऊं, राहु अगर चंद्रमा के साथ बैठा हो या उसकी दृष्टि संबंध हो तो पितृदोष निर्माण हो जाएगा। राहु सूर्य के साथ है तो पितृदोष निर्माण हो जाएगा, है ना। तो इसको टोटली जो नेगेटिव प्लैनेट है, शनि चंद्रमा का विषदोष बन जाए तो पितृदोष बन गया, राहु और केतु का संबंध सूर्य से बन जाए तो पितृदोष। तो बेसिकली चंद्रमा है मैटरनल साइड और सूर्य जो है वो आपके फादर साइड है। तो अगर चंद्रमा ग्रसित है तो इसका मतलब आपकी मदर की साइड के जो एंसेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और वो आपसे तर्पण की डिमांड कर रहे हैं। तो अगर चंद्रमा पीड़ित है तो हम मदर के साइड के जो पितृ हैं उनका नाम लेके एक अमावस्या के दिन हम तर्पण करा सकते हैं, जिससे कि हमें वो मोक्ष होगा उनका, और मोक्ष होगा तो वो आशीर्वाद देंगे, तो आशीर्वाद स्वरूप आपको संतान की प्राप्ति होगी। और अगर सूर्य पीड़ित है तो पिता की साइड के जो पितृ हैं, जो पूर्वज हैं, जो कहीं ना कहीं किसी कारण से ऐसा में एक मौत हो जाती है तो वो लोग जो हैं पितृलोक के अंदर फंसे रह जाते हैं। और पितरों में भी बड़े अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जैसे पितृ होते हैं, फिर प्रेत होते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोक में फंसे हुए हैं और वो आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में गतिरोध पैदा करके वो ये कहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ कीजिए
ताकि जो है अगर हम उनके लिए कुछ करेंगे, उनका मोक्ष होगा तो आशीर्वाद देंगे, क्योंकि उनके पास में कम्युनिकेशन का कोई मोड नहीं होता है। सोल के पास कम्युनिकेशन का कोई मोड नहीं है। जो सोल्स फंसी हुई है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई परेशानी क्रिएट करके वो आपको इशारा करती है कि आप कुछ करो। जैसे कई लोगों को फाइनेंशियली बहुत इश्यूज आ जाते हैं, वो इसलिए आ जाते हैं कि वो फाइनेंशियल इश्यूज इसलिए होते हैं कि वो इशारा करते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करो। तो अब जब हम परेशान होते हैं तो हम याद करते हैं लोगों को कि हमसे क्या गलतियां हुई है, क्या हमने कोई बोला हुआ है जिस जो हम नहीं कर पाए, या हमारे पूर्वजों में किसी की असामयिक दुर्घटनावश मौत हो गई, तो वो हम तब याद करते हैं। एक व्यक्ति जो चारों तरफ से संपन्न होगा कभी अपने पूर्वजों को याद नहीं करेगा। जीवन में जब परेशानी आती है तभी वो व्यक्ति भागता है, और वो डॉक्टर के पास भी तभी जाएगा, एस्ट्रोलॉजर के पास भी तभी जाएगा। अगर नॉर्मली इन सब चीजों को लोग रेगुलर अपने जीवन में फॉलो करें तो आपको समय समय पे सही गाइडेंस मिलती रहेगी और आप समय समय पे निवारण भी करते रहेंगे। चलिए सर, बात करें पितृदोष की। अगर बच्चे को उत्पन्न होने में, मतलब एक संतान सुख प्राप्त करने में अगर पितर कहीं अवरोध कर देते हैं तो उसका क्या उपाय कर सकते हैं? उसका उपाय है, मैंने जैसे कहा कि अगर या तो उनका सूर्य पीड़ित होगा या चंद्रमा पीड़ित होगा। तो चंद्रमा अगर पीड़ित है तो माता की साइड के जो पितृ हैं यानी पूर्वज हैं उनका तर्पण आवश्यक है, और अगर सूर्य पीड़ित है तो पिता के साइड के जो पूर्वज हैं उनका तर्पण बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम उपाय बताते हैं कि 3 अमावस्या को एक पितृ तर्पण का पूरा विधान है। उस विधान के तहत 10 से 12:30 सुबह के बीच में अमावस्या के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हम तर्पण करवाते हैं। इसके साथ साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप रेगुलर होता है, और एक रुद्री उस दिन होती है। उससे ये ऐसा 3 अमावस्या लगातार करने से लगभग आपको पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है, और आपके पितृ जो हैं मोक्ष होके उनको गति मिलती है और वो आपको आशीर्वाद देके जाते हैं, जिससे आपके जीवन में आने वाली रुकावटें जो है वो दूर होती है, और आपको अपने डिजायर्ड जो आप, जैसे चाहे किसी को संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही है, या किसी को धन में दिक्कतें आ रही है, किसी को नौकरी में आ रही है, किसी को व्यापार में आ रही है, तो वो तो दिक्कतें दूर होके आपके जीवन के अंदर खुशियां आती है और आपको आपके परिवार में संपन्नता आती है। तो ये एक उपाय ये भी है कि पितरों की वजह से अवरोध आ रहा। जी जी, राइट, डन सर। सब बहुत अमेजिंग तरीके से आप हमें एक्सप्लेन करें इसके लिए पहले तो थैंक यू सर, इट्स रियली गुड। सर, आपकी जो टेक्निक थी फिजिकल रिलेशन बनाने की, या आपने मुझे जैसे अभी बताया कि गुरु का जो अगर दृष्टि है या गुरु की बात है, आपने गुरु का मंत्र भी बताया हमें कि खाना जी कृष्ण जी का भी एक मंत्र बताया। मंत्रों के अलावा भी किसी प्रकार के कुछ उपाय होते हैं कि अगर संतान सुख प्राप्ति करने के लिए अगर उसके चार्ट में हॉरोस्कोप प्रॉमिस है तो? जी। अच्छा, एक यहाँ ये भी बात करेंगे और एक बात ये भी करेंगे, एक दंपति की, एक पुरुष की और एक स्त्री की जब शादी हो जाती है, अगर उन दोनों की लाइफ में इवेंट ही ना हो, प्रॉमिस ही ना हो कि बच्चे का सुख का प्रॉमिस नहीं है, संतान सुख का उसमें इवेंट की घटना, वो इवेंट होना नहीं, वो घटना घटनी ही नहीं है, तो उस कंडीशन में एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या हेल्प करेगी? राहुल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं उस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि मैंने सबसे पहले कहा था कि ऐसी कोई घटना नहीं है जो जिसको प्रॉमिस ईश्वर ना करे, लेकिन कुछ योग हम परमानेंटली लेकर पैदा होते हैं और कुछ लोगों को टेम्पररीली हम बना सकते हैं ट्रांजिट के जरिए। तो जिनकी कुंडलियों में प्रॉमिस नहीं आ रहा है, उनकी कुंडलियों में ट्रांजिट के द्वारा हम पर्टिकुलर उस ट्रांजिट के द्वारा वो समय दिन में 1 घंटा या 2 घंटे के लिए वो समय आता है, जब हम उस समय के ऊपर वो काम करें तो वो हमें लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर उस टाइमिंग को हम ट्रांजिट के जरिए हासिल कर सकते हैं जो हमारी कुंडली में परमानेंटली नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे अगर किसी की कुंडली के अंदर चाइल्ड बर्थ का टाइम जो है उसमें दिखा रहा है कि इसके तो बच्चे ही नहीं होंगे, या फिर जो है देर से होंगे या कमजोर हैं, तो हम उस पर्टिकुलर टाइम पे 24 घंटे में ईश्वर आपको कोई ना कोई ऐसा समय जरूर देता है। जब वो समय आता है, जब हम उस चीज को हासिल करते हैं, तभी हम कहते हैं मुहूर्त एक शास्त्र होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम का जो इवेंट की कैलकुलेशन है उस समय पे करके हम डिजायर्ड रिजल्ट्स को पा सकते हैं। तो ये मेरे जीवन का बहुत ही अनुभव रहा है कि कोई भी घटना या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। सवाल यही है कि हम उसको पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। आपने देखा होगा कि कई पंडित कहते हैं या कई हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि एक अमृत वेला होती है। जी बिल्कुल होती है, सुना होगा आपने, बहुत सुना है, सुबह के 3 बजे के नाम सुना है मैंने। तो ये क्या है अमृत बेला का मतलब? उसके अंदर आपको सब कुछ मिल सकता है। आप सिवाय ये सवाल ये है कि आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से वो अमृत बेला कब आती है।
एक जनरल टेंडेंसी होती है। होल्ड ऑन यहाँ ना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया आपने बहुत सारे लोगों पे। जी जी राइट, क्योंकि आज तक मैंने जो सुना है अमृत वेला तो रात को 3 बजे 3:20 में, आजकल तो लोग और बताने लगे कि 3:17 से 19 से चालू होती है, रात को ही चालू होती है, हमेशा यही बताया है। राइट, तो अब वो अमृत वेला आप बोल रहे हो दिन में कभी भी हर इंसान की अलग अलग होगी। मैं सर आपको ये बताता हूँ कि एक अमृत बेला पुराणों के हिसाब से जो लिखी हुई है कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर एक अमृत बेला होती है, लेकिन मैं अमृत बेला को परिभाषित इस तरीके से करूंगा कि जिस समय आपको जिस इवेंट की जरूरत है उस समय को के अंदर आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, ट्रांजिट के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बनता है और उस चीज को आप हासिल कर सकते हो, असली अमृत बेला आपकी वो है। तो हम एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से उस पर्टिकुलर टाइम को पहचानते हैं और उसके अंदर उस घटना को कहने के लिए कहते हैं कि आप इस समय पे ये कार्य कीजिए, और वो कार्य हो जाता है तो उस आदमी के लिए अमृत बेला उससे बड़ी कोई हो नहीं सकती। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो समय मैं जो रेगुलर सुनता हूँ वो ब्रह्म मुहूर्त है। हाँ, वो तो अमृत बेला है ही, वो एक अमृत वर्षा का समय है, ब्रह्म मुहूर्त है। आप जो बता रहे हैं उसको क्या हम ये नाम दे सकते हैं, डिजायर मैनिफेस्टेशन टाइमिंग? एग्जैक्टली सर, दिस इज राइट सेंटेंस फॉर दिस, कि एग्जैक्टली वो डिजायर्ड मैनिफेस्टेशन आप जो है वो उस समय पे करें तो वो आपको वो चीज़ मिलती ही मिलती है। और हम जब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में चीज़ों को देखते हैं और हम एक फेथ और विश्वास के साथ में जब आगे बढ़ते हैं और वो कोई व्यक्ति जो आपको इस गाइड करे कि इस पर्टिकुलर टाइम पर आप ये काम कीजिए, तो वो डेफिनेटली वो काम होता ही होता है। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता सर। बहुत अमेजिंग है ये, और हम इसको अगर इसको समझें तो ये शास्त्र आपको वो सब दे सकता है जो आप शायद सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमारे को सबकॉन्शियस माइंड को ये समझाना होता है। अगर आप प्रेजेंट में जिएंगे तो वो सब आपको मिलेगा, और अगर आप वो बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड को कि ये मेरे पास चीज़ है, तो वो डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड वो आपको लाके देगा जो आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट को स्ट्रांग बनाना है, फ्यूचर आपका ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन लोग आज इसीलिए परेशान हैं क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में इतना सोच लेते हैं कि उनका प्रेजेंट ही खराब कर लेते हैं। तो सबसे पहले लाइफ में प्रेजेंट ही करें, फ्यूचर अपने आप आपका सुरक्षित हो जाएगा। सही, आज अगर सुखी रहेंगे तो अपने आप भविष्य सुखी जाए। बिल्कुल सर, फ्यूचर तो बाद में है, पहले प्रेजेंट है। आप प्रेजेंट खराब करके फ्यूचर कैसे सुरक्षित कर पाएंगे? तो एस्ट्रोलॉजी में चाइल्ड बर्थ को भी मैंने इसी तरीके से देखा कि आप सबसे पहले जब हम हॉरोस्कोप कोई व्यक्ति लेके आता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि उसके नेगेटिव प्लैनेट्स कौन से हैं और उसके पॉजिटिव प्लैनेट कौन से हैं। दोनों की पत्री में, दोनों की पत्री में। जब भी इवन मेरा हमेशा का एक फॉर्मूला रहता है कि मैं कभी भी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड मुद्दे ज़्यादातर टेलीफोन पे डिस्कस ना करके हस्बैंड वाइफ के साथ बैठना पसंद करता हूँ, और दोनों की कुंडलियों को एक साथ जांचते हैं। दोनों की कुंडलियों में जो प्लैनेट कमज़ोर प्लैनेट है उनको हम एक साथ देखते हैं और ये जज करते हैं कि एग्जैक्टली किस कारण से दिक्कतें आ रही है। उन प्लैनेट्स की हम रेमेडी सबसे पहले सजेस्ट करते हैं ताकि नेगेटिव प्लैनेट्स को हम न्यूट्रलाइज करें और पॉजिटिव प्लैनेट्स को और स्ट्रॉन्ग करें। तो जब हम पॉजिटिव प्लैनेट्स को और स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो देने की क्षमता रखते हैं, और नेगेटिव प्लैनेट जो लेते हैं और हमें नहीं देना चाहते हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स खत्म होती है। तो हमारी कुंडली में जो भी चीज़ें अटकी हुई है, चाहे संतान हो, चाहे पैसा हो, चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, चाहे किसी भी कारण से कोई भी चीज़ हो, तो वो हमें धीरे धीरे मिलने लगती है। दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, इसमें आपको समय लगता है, लेकिन वो ऐसा होता है कि अगर वो प्लैनेट परमानेंटली आप ठीक करने में कामयाब हो जाते हो तो वो इतना देता है कि आप सोच नहीं सकते। जितना जो नॉर्मली प्लैनेट देता उससे ज़्यादा वो प्लैनेट देता है कि एक बार अगर वो प्लैनेट जो आपसे नाखुश है वो खुश हो जाए तो वो लाइफ के अंदर आपको बहुत सारी कामयाबी देता है। तो हम बात करते हैं कई बार राहु की, केतु की, शनि की, इन प्लैनेट से डरते हैं और डरना भी चाहिए, क्योंकि ये वो प्लैनेट हैं जो एग्जैक्टली आपको ये बताते हैं कि जीवन जिया कैसे जाए, और आपने जो पिछले जन्मों में पास्ट लाइफ के अंदर जो कर्मास किए हैं उन कर्मास के अंदर जो भी आपके मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम रही है या आपकी नेचुरलनेस में प्रॉब्लम रही है या आपने किसी ना किसी कारण से किसी भी व्यक्ति से अपनी नेगेटिविटी के कारण किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो आप उस नुकसान को जितना जल्दी समझ लेंगे और उसके ऊपर प्रायश्चित कर लेंगे तो उतनी ही जल्दी आपको कामयाबी भी मिलेगी और आपकी जितनी भी चीज़ें रुकी हुई हैं वो मिलेगी। तो ज्योतिष में पूरी संभावनाएं हैं, और ज्योतिष एक ऐसा क्षेत्र है जो एकमात्र ऑथेंटिकेटेड टूल है जो वाकई में शास्त्र संगत होकर बताता है कि वाकई में वो लॉजिकल है और उसके समाधान संभव है। ज्योतिष के अलावा मुझे कोई शास्त्र आज तक ऐसा दिखाई नहीं दिया जो वाकई में ऑथेंटिकेटेड हो और वो ये बता सके कि इसका आधार ये है। लेकिन ज्योतिष का पूरा आधार है, हमारे पास पूरे शास्त्र हैं, हमारे पास में पुराण हैं, हमारे जो ज्योतिष में ऋषि मुनि हमारे थे उन्होंने वो सब लिख के गए हैं और वो सब के सब प्रमाणित है।
सवाल है कि आपको कोई सही व्यक्ति मिले जो आपको उसके बारे में बताए, वो जो कोडिंग है उसको डिकोड करे और आपको उन सब चीज़ों से अवगत कराए जो कि आपके साथ समस्याओं के साथ आप ग्रसित है। राइट सर। अजय सर, आपसे एक बात पूछनी है। चाइल्ड बर्थ के जैसे आपने मुझे एक इशू बताया कि चंद्रमा और पांचवें अष्टम भाव की वजह से एक आता है, ठीक है। मेडिकली अनफिट के लिए आपने ये बता दिया। फिजिकल रिलेशन के लिए बताया कि टाइमिंग इवेंट से कैलकुलेट कर लिया जाए, अगर वो फिजिकल टाइम उस समय फिजिकल हो जाए और कोई युगल कोई दंपति उस समय फिजिकल होगा तो उसको संतान सुख होगा ही होगा। बिल्कुल सर, 100% क्या 200% मैं श्योर कर रहा हूँ कि अगर राइट टाइम के ऊपर रिलेशनशिप बनाई जाए तो कोई भी व्यक्ति हो उसको संतान प्राप्ति होना निश्चित है। लेकिन उसमें थोड़ा मेडिकल सपोर्ट हमें इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसकी वॉर्म इस लायक होनी चाहिए कि जब वो रिलेशनशिप बनाए तो वॉर्म सपोर्ट करे, फिजिकल बॉडी सपोर्ट करेगा तो वो डेफिनेटली वो काम होगा ही होगा। ठीक है। अगर मतलब आपने मुझे और परेशानी की बताई कि पितरों का प्रॉब्लम आता है। जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। हमने बात करी थी सर अभी थोड़ी देर पहले प्रोटीन शेक्स पे, अल्कोहल पे, तो इनके सॉल्यूशन तो आपने मुझे बताया कि कुछ एक चीज है, पर कई बार एक बार नेचुरली बहुत सारे मेल्स में देखा जाए तो उनकी फिजिकल अनफिट होते हैं या फिजिकल फिट भी होते हैं पर उनके पूरा बॉडी फिट है, वो अल्कोहल भी नहीं ले रहे हैं और प्रोटीन शेक्स भी नहीं ले रहे, बट इट्स अ नेचुरल फिट, तो फिर भी उनके मतलब स्पर्म टाइमिंग या स्पर्म की काउंटिंग कम आती है, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या बात कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ सर कि जनरली हम जब चाइल्ड बर्थ के लिए जाते हैं तो जनरली फिजिकल में आप देखा जाए तो मेल के स्पर्म काउंट की वैल्यू बहुत है, उसके अंदर उसका फ्लो बहुत ज़रूरी है, तो और इसके अलावा जैसे फीमेल्स के एग प्रॉपर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके एग्स प्रॉपर नहीं बनते हैं, जिस साइज में बनने चाहिए उसमें नहीं बनते हैं, मल्टीपल फॉलिकल्स के इश्यूज आते हैं, है ना। तो ये क्या है बेसिकली मैं बताऊँ, वीनस इज़ द लॉर्ड ऑफ स्पर्म काउंट। अगर किसी मेल की हॉरोस्कोप में वीनस की पोजीशन कहीं ना कहीं वीक है तो उसकी मेल के स्पर्म काउंट कम होंगे या क्वालिटी स्पर्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से जब वो फीमेल्स के साथ में वो स्पर्म काउंट इंटरेक्ट करेंगे तो वो बच्चे में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसी तरीके से फीमेल्स के अंदर एग का बहुत बड़ा रोल है। अगर उसका वीनस और मून दोनों कमज़ोर होगा तो उसकी बॉडी में यूट्रस जो है वो एग्जैक्टली वो काम प्रॉपर नहीं करेगा, उसका जो एग है वो प्रॉपर बनेगा नहीं, फर्टिलिटी प्रॉपर आएगी नहीं। अगर उसके एक बड़े एग की जगह छोटे छोटे मल्टीपल फॉलिकल्स बन जाते हैं तो वो प्रॉपरली रैप्चर नहीं होंगे तो वो स्पर्म के साथ में कंबाइन नहीं करेंगे और वो संतान प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले आपकी हॉरोस्कोप में, दोनों की हॉरोस्कोप में हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए वीनस और मून, इन दो हॉरोस्कोप का ज़रूरी है। और जुपिटर और मार्स अपने आप में अलग वैल्यू रखते हैं क्योंकि मार्स इज़ द लॉर्ड ऑफ ब्लड। तो आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड बहता है वो सब मंगल के कंट्रोल में होता है। ब्लड में जो रक्त कोशिकाएं, जो लाल ब्लड, रेड ब्लड सेल्स हैं, डेट इज़ द कंट्रोल इन द मार्स के कंट्रोल में है। और जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, वो मून के कंट्रोल में है। तो अगर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो भी संतान प्राप्ति नहीं हो पाती। तो मार्स और मून ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि जब बॉडी में प्रॉपरली ब्लड का फ्लो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है तो भी संतान नहीं हो पाती है। तो राहुल जी, जब मैंने देखा कि मेरी खुद के जब हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे, मेरी वाइफ ने 2 बार कंसीव किया और उसके बाद में उनके मिसकैरेजेस हो गए, तो हमने जानने की कोशिश करी कि एग्जैक्टली हुआ क्यों ऐसा। तो जब हमने डॉक्टर ने उसका मेडिकल चेकअप करा और पता चला कि क्योंकि उनका ब्लड गाढ़ा था, जिसकी वजह से सप्लाई प्रॉपर मिल नहीं रही थी यूट्रस को, जिसकी वजह से वो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पाया, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पाई। तो जब उनकी हॉरोस्कोप का हमने एनालिसिस किया था तो उनका मंगल ऑलरेडी डिस्टर्ब था। क्वेश्चन मार्क जी। तब तक आप एस्ट्रोलॉजर थे? बिल्कुल सर, एस्ट्रोलॉजर था और हमने वो रेमेडीज जो हैं एग्जैक्टली वो रेमेडीज भी हम फॉलो कर रहे थे। तो फिर भी वो रेमेडीज काम नहीं? हाँ, तो जब हमने ये पाया तो हमने उसके अंदर थोड़ा सा एडिशनल टॉपअप और डाला और उसके अंदर हमने कुछ हवन अनुष्ठानों की कमी थी वो हमने उसको पूरा किया। और पूरा करने के बाद में इमीडिएटली मेरी वाइफ ने जो है जब हम IVF के ले गए तो वो डिज़ायर रिजल्ट हमें मिले। तो क्योंकि वो नेचुरली नहीं हो सकता था, जब हमें पता चला और जब हमने कुंडली का एनालिसिस किया तो हम उसके थ्रू फिर हम आर्टिफिशियली गए और हमने IVF का सपोर्ट लेके जो है बच्चों को हासिल किया। कितने बच्चे हैं अभी आपके? सर मेरे 3 बच्चे हैं। फर्स्ट मेरा बड़ा बेटा है
9 ईयर्स का हो गया है आज। और अभी मेरे 2 और बच्चे हैं जो ट्विंस हुए थे मेरे। फर्स्ट हमारा आईवीएफ बेबी जो था उसी के एम्ब्रियो हमने 4 साल के बाद में काम में लिए और उसी से हमारे दोनों बच्चे बाद में और हुए। तो तीनों बच्चों का एकमात्र सोर्स था एम्ब्रियो, ओरिजिनल जो हमने काम में लिए थे वही एम्ब्रियो हमारे दोनों बच्चों के भी काम आए। तो आज तीनों बच्चे हमारे एक ही एम्ब्रियो से बने हुए हैं। एंड इट वाज रियली अ ग्रेट अमेजिंग फैक्ट कि जब हमने उस टाइमिंग को कैलकुलेट किया, जब हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया, तो आई वाज वेरी शॉक्ड कि वो सेम फार्मूला हमने कई लोगों पे आजमाया और कई लोगों के टेस्ट ट्यूब बेबी से जिनके बच्चे नहीं हो रहे थे, टेस्ट ट्यूब बेबी उनके फेल हुए, वो उन लोगों को भी जब उन्होंने नेक्स्ट टाइम आईवीएफ करवाया तो सक्सेस मिली। और इवन कुछ एक एग्जांपल तो ऐसे भी हैं जो 2-2 आईवीएफ करवा चुके थे, आईवीएफ फेल हो चुके थे, उसके बावजूद जब हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए आए और हमने उनको सजेस्ट किया तो सिंगल कंसल्टेंसी के अंदर ही उनको हमने वो गाइड किया और नेचुरली भी उनको बच्चे हो गए और बिना आईवीएफ की जरूरत के। तो ये भी इट वाज रियली अमेजिंग कि 2 आईवीएफ फेल होने के बाद नेचुरल डिलीवरी हुई। सर आईवीएफ में तो आदमी तब जाएगा ना जब मेडिकली उसको अनफिट बोल दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये उन डॉक्टरों की भी कमी कह सकते हैं जिन्होंने उनको अनफिट करके आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया, जबकि वहाँ पे संभावनाएं हो सकती थी। लेकिन कई बार जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो कई बार डॉक्टरों को भी उनके साथ जाके आईवीएफ करने पड़ जाते हैं। तो डॉक्टरों को लगता है कि ठीक है, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, कपल्स बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं हमारे बच्चा चाहिए, तो फिर डॉक्टर भी कई बार जो है कुछ चीज़ों को इग्नोर करके इजी रास्ता चुनते हैं और आईवीएफ के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं। तो राहुल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ केसेस तो ऐसे रहे जिनके अंदर हमने बहुत छोटी सी माइनर वीकनेस को भी कुछ उपाय हमने छोटे से कराए और उसी से उनकी कमियां दूर होके और जो है काम हो गए, जो मेडिकल साइंस के थ्रू फेल हो गए थे। जैसे एक केस था उसके अंदर कि 2 आईवीएफ फेल हो गए। 2 आईवीएफ फेल होने के बाद में जब उन्होंने हमें अप्रोच किया, जब मुझे अप्रोच किया, मेरे पास आए और हमने देखा कि उनकी कुंडलियों में बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं है और इनका काम हो सकता है, तो हमने कुछ रेमेडीज, कुछ अनुष्ठान करवाए और करवा के उनको सजेस्ट किया। जब नॉर्मली उन्होंने रिलेशन बनाए तो उसी के अंदर उनको फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही उनको सक्सेस मिली और आज उनके घर में बेबीज हैं। तो वो चीज़ें संभव है, लेकिन एनालिसिस का पार्ट रहता है कि हम उसको किस तरीके से एनालाइज करें और उसको सही तरीके से डायरेक्शन दें जिससे कि वो काम हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं करने के कारण वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते हैं और हम मेडिकली भी काफ़ी ज़्यादा भटकते रहते हैं, फिर भी इलाज लेने के बावजूद भी हमारे को जो है सफलता नहीं मिलती है। और इसमें एक और मैं टॉपअप ऐड करना चाहूँगा कि हम ट्रिक की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी ट्रिक रहती है कि पूर्णिमा बहुत बड़ी ट्रिक होती है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के आसपास अगर किसी फीमेल का 14वां या 15वां दिन हो तो उस समय पे अगर वो रिलेशन बनाए जाएं तो उस समय पे मून बहुत हाईली एक्टिवेट होता है, बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है और उस समय पे जब रिलेशन बनाए जाते हैं तो आपकी फीमेल की वॉर्म भी हाईली एक्टिवेट होती है और उस समय पे आपको कंसीव करने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं कि साइकिल के जो डेज हैं वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो हम जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उसको सबसे पहले ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने साइकिल के डेज को करेक्ट कीजिए। साइकिल के डेज को करेक्ट करने के लिए कई बार हम मेडिसिनल सपोर्ट भी लेते हैं, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को आपका पीरियड का फर्स्ट डेट आना चाहिए और 14वां 15वां दिन जो है वो लगभग उसी दिन पड़े जब पूर्णिमा हो। तो शुक्ल पक्ष यानी आपके पीरियड के डेट से 8वां दिन सबसे बड़ा रोल अदा करता है। 10th डे, 12th डे, 14th डे और 16th डे, ये वो दिन है जो अगर आपके नक्षत्रास के साथ कॉम्बिनेशन करें और हम उस दिन अगर मुहूर्त निकालें तो डेफिनेटली हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलते हैं। तो ये ट्रिक है, बिना मंत्रास के भी अगर हम जाएं और कोई कहे कि भाई मुझे तो मंत्रास वगैरह नहीं कर सकता हूं, तो सिंपली अपने पीरियड की साइकिल डेट को कैलकुलेट करें और उस दिन से 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन अगर ट्राई किया जाए और अगर मृगशिरा नक्षत्र हो, शतभिषा नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो, अगर ये नक्षत्राज हो, पुनर्वसु नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा ये नक्षत्र हो तो डेफिनेटली काम होता ही होता है। ये मेरे जीवन के पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं। और उसी दिन कॉम्बिनेशन के अंदर अगर जुपिटर और मून का एस्पेक्ट एक दूसरे को देख रहा हो और उनका 5th और 11th के साथ में कहीं पर भी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा हो तो फिर संतान प्राप्ति को कोई नहीं रोक सकता और डेफिनेटली कंसीव करेंगी ही करेंगी फीमेल। ऐसा मैंने कई सारे केसेस में देखा है और मैंने कई सारे लोगों को वो रिजल्ट भी दिए हैं और आज ईश्वर की कृपा से और ईश्वर के आशीर्वाद से उनके घरों में संतानें हैं। तो ये ज्योतिष का चमत्कार है, ज्योतिष की एक सजेशन है कि किस तरीके से हम डिजायर्ड रिजल्ट को लें।
ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत सही टाइमिंग, बहुत सही तरीके से हमने हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ अच्छा एक अमेजिंग सेशन बताया। इसके लिए मैं वाकई आपका आभारी रहूँगा आज। जी, मैं भी बहुत शुक्रिया अदा आपका करना चाहूँगा कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और जो लोग अंधविश्वास और झाड़ फूंक के चक्कर में फंसे हुए हैं वो वहाँ से बाहर निकाल के टेक्निकल एस्पेक्ट में मेडिकल साइंस का भी उपयोग करें और साथ साथ में एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस को फॉलो करें, जिससे कि जो कमियां उनके प्लानट में है वो कमियां दूर हों। और मेडिकल साइंस का सपोर्ट से, जब मेडिकल साइंस के सपोर्ट में एस्ट्रोलॉजिकल जुड़ जाती है तो रिजल्ट बहुत तेज़ी से आने लग जाते हैं। ग्रेट सर, रियली इट्स ट्रू। क्या एक्चुअली सही समय पर सही गाइडेंस मिल जाए तो बहुत कुछ चीजें बदली जा सकती हैं, वो लाइफ का कोई भी पार्ट हो। और हर व्यक्ति ये जानता है कि उसको संतान किस वजह से नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं कि जैसे फीमेल को ये पता है कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, मुझे मेडिकल में प्रॉब्लम क्या है, तो आपको ये पता होता है। जब एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में आप दोनों को कनेक्ट करते हो ना, तो आपको पता लगता है कि वाकई में मेरी कुंडली में ये प्लैनेट कमजोर है और कमजोरी की वजह से ही मेरे एग्स नहीं बन पा रहे, है ना। तो अगर उस कमजोरी को हम प्लैनेट, जैसे मेडिकल साइंस में तो हम इंजेक्शन लेंगे, दवाइयाँ लेंगे, सब लेंगे, लेकिन साथ साथ में अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली उस प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ मंत्रास का उपयोग करें, कुछ चैरिटी करें, कुछ डोनेशन करें। जैसे शुक्र के लिए हम दान बताते हैं कि आपको गाय को चावल जो है, आप मीठे पके हुए चावल आपको खिलाते हैं हर शुक्रवार को। ज्वार चरी का अगर आप अपने वजन के बराबर दान करते हैं। इसके अलावा महालक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं, श्री सुख का पाठ करते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है। इसी चंद्रमा जब कमज़ोर होता है तो हम कहते हैं चांदी के गिलास में आप पानी पीजिए रेगुलरली, आपका पीएच लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है। शनि अगर किसी के खराब रिजल्ट देता है तो हम कहते हैं ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि शनि जब खराब होते हैं तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपने देखा होगा कि नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, वो इसीलिए जमता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो जो आपकी जो वेन्स होती है, वेन्स में जो टिश्यूज होते हैं, दैट इज बेसिकली शनि। तो शनि खराब होगा तो वो कोलेस्ट्रॉल, आपकी जो नसें होती है उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल के रूप में टिश्यूज जो है आपके वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। टिश्यूज जब डिस्टर्ब होंगे तो आपकी जो वेन्स हैं वो वेन्स कमजोर पड़ जाएंगी और उनके अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो आपके यूट्रस को, फीमेल्स की यूट्रस को या जो भी और भी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स है उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो जिसकी वजह से वो फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो वो काम नहीं होगा। आपके सेकंड डे के ऊपर कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होना बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी, मेडिकल टर्म्स में मैं इतना नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लाइनिंग्स होती हैं, जो यूट्रस की लाइनिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। तो वीनस और मून कमजोर होते हैं तो वो लाइनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो वो यूट्रस में वो पावर ही नहीं आती है, वॉर्म के अंदर वो पावर ही नहीं आती कि वो जो है कंसीव कराए। कंसीव करने के लिए कुछ हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं और वो हार्मोन्स प्रॉपरली काम तभी नहीं करते हैं जब वो प्लैनेट जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो हमें उन प्लैनेट्स को, जब हम कंसीव के लिए जाते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी मैरिज में जाने के लिए पहले कपड़े अच्छे पहनना बहुत जरूरी है। तो आप किसी सेरेमनी में जाओगे तो आप कपड़े अच्छे नहीं पहनोगे तो कौन नोटिस करेगा आपको। इसी तरीके से जब आप कंसेप्शन के लिए जाते हो तो सबसे पहले अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ता है। बॉडी को तैयार करेंगे, हार्मोन्स को प्रॉपर करेंगे, तो जो आप डिजायर्ड रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको तेजी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो प्लैनेट ठीक ही नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो वो काम नहीं हो सकता। तो वो जब नहीं हो सकता तो सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम हर्डल्स को दूर करें, हटाएं हर्डल्स को। जब तक हम हर्डल्स को नहीं हटाएंगे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें मिलते रहेंगे। दिस इज द ये बात है सर। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने प्लैनेट्स को पहचानें, उनको टाइमली अपीस करें। छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं ज्योतिष के अंदर, उनको करें तो आपके प्लैनेट्स भी ठीक होंगे। और वो केवल चाइल्ड बर्थ में ही नहीं, ओवरऑल आपकी लाइफ के अंदर जहाँ भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वहाँ आपकी हेल्प जरूर से जरूर करेंगे और आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस आएगी। सर इसके अलावा कोई ऐसा लगता है जो चाइल्ड बर्थ में इशू हो सकता है? चाइल्ड बर्थ में कुछ इश्यूज और भी होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, कई बार नाड़ी दोष जो होता है वो भी चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हस्बैंड और वाइफ दोनों की नाड़ियां सेम होती है तब भी चाइल्ड बर्थ में दिक्कतें आती है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं दोनों की सेम ब्लड ग्रुप हो तो? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन नाड़ी जो है वो ब्लड ग्रुप से बहुत ज्यादा एडवांस है। हाँ, मतलब एक ऑपोजिटिव दोनों होना बहुत छोटी चीज है, लेकिन नाड़ी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है जो बहुत सारी और भी दूसरी चीजों को कंबाइन करती है, जो कि हम केवल ब्लड ग्रुप से डिफाइन नहीं कर सकते। ये बात है, ब्लड ग्रुप इज अ मेडिकल टर्म, नाड़ी इज द वास्ट वे, यानी बहुत बड़ा दायरा है जिसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें आ जाती है।
तो वहाँ भी इंडिकेशन मिलते हैं, तो उसके अंदर भी कई सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, टेक्निक्स लगानी पड़ती है, जिससे कि जो नाड़ी दोष आ रहा है तो उस नाड़ी दोष का भी एक अलग शास्त्र है, उसका एक अनुष्ठान है। तो वो हम जनरली क्या है, क्लाइंट्स को नहीं बताते हैं चीज़ें, या जो जातक आते हैं उनको नहीं बताते, लेकिन हम उन रेमेडीज़ में उसका समावेश करके उनको सॉल्यूशन देते हैं कि आप इस तरीके से कीजिए जिससे कि वो दोष दूर हो, और दोष दूर होने के बाद में आपको उसके अंदर सफलता मिले। तो जैसे कालसर्प दोष है, नाड़ी दोष है, आपकी कुंडली में पितृ दोष है, इसके अलावा शनि चंद्रमा का विष दोष है, राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है। ये दोषास को आइडेंटिफाई करना जरूरी, क्योंकि ये सब कुंडली में स्ट्रेस योग बनाते हैं, और वो स्ट्रेस जिस हाउस के अंदर ये नेगेटिव एस्पेक्ट या कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, उस हाउस से रिलेटेड अगर किसी के पंचम हाउस को देखते हुए दोष बन रहा है, तो निश्चित तौर के ऊपर संतान हानि के, या संतान डिले होने के, या संतान नहीं होने के योग बन जाते हैं। एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जिसको बोलते हैं, हम अब सबने सुना है उसके बारे में, 9 ग्रहों में एक प्लैनेट है केतु। केतु का पंचम स्थान में होना ही मिसकैरेज करवा देता है। राहुल जी, मैंने ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस में बहुत सारी फीमेल्स के साथ पाया है कि जब भी किसी फीमेल की कुंडली में केतु पंचम स्थान में है, तो उनके पहला मेल चाइल्ड अगर उन्होंने कंसीव किया है, तो निश्चित तौर पे वो मेल चाइल्ड जो है वो गिर जाता है, वो मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर अगर उनके रेकरिंग मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो केतु का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। और केतु के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है केतु को समझना। केतु है अध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र। केतु अगर बार बार ये परेशानी दे रहा है, तो आपको साधु सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए, ऐसे साधुओं की सेवा करनी चाहिए जो गृहस्थ आश्रम छोड़ चुके हैं और जो पूरी तरीके से सन्यासी बन चुके हैं। 5 गुरुवार को 5 पीले फल अगर किसी आश्रम में दान किए जाएं, तो केतु का बहुत बढ़िया निवारण हो जाता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए कि संन्यास यानी आश्रम में जाकर वहाँ पे किसी न किसी तरीके से सेवा दी जाए अपनी। और पूर्णिमा के दिन अगर हम किसी सरोवर में, किसी नदी में जो तीर्थ स्थान के ऊपर है, अगर उसमें हम स्नान करते हैं, तो भी केतु के फलों में काफ़ी कमी देखने को मिलती है। साथ साथ में पूर्णिमा के दिन किसी नदी सरोवर में जो तीर्थ स्थान के ऊपर है, अगर हम उसमें स्नान करते हैं, तो उससे हमारा चंद्रमा भी मजबूत होता है, तो हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। साथ साथ में केतु की जो निष्क्रियता है, केतु की जो दुष्वारिता है, वो दूर होती है, और हमारे जीवन में जो परेशानियां केतु की वजह से आ रही है, वो आना बंद हो जाती है। क्या बात है सर, बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है सर। जी बिल्कुल सर। केतु के बारे में आपने जो बताया, मतलब पहली संतान वो खत्म कर देता है। केतु पहली अगर संतान गलती से पैदा हो जाए तो सर? गलती से सर वो होने ही नहीं देता। नहीं, अगर समझो मेडिकल टर्म्स यूज की जगह मेडिकल, आप सर किसी Science भी मेडिकल टर्म्स को यूज कर लो सर, वो नहीं होने देगा। मतलब आप इस पे निश्चित हैं? 100% आई एम वेरी श्योर वो नहीं होने देगा। अगर केतु के ऊपर कोई बहुत ही बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट जुपिटर का आ गया है, तो चांसेस हैं। अदरवाइज तो मैंने देखा है कि पहली संतान को ले जाता है वो। अगर जुपिटर नजर पड़ गई तो रोक रहे भाई, रुक जा। हाँ, बैलेंसिंग होने की संभावना रहती है। फिर उसमें ये देखा जाता है कि फीमेल की चार्ट में और मेल के चार्ट में, दोनों के अंदर पांचवा अगर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो ही संभावना है कि केतु किसी तरीके से बख्श दे। अदरवाइज वो बख्शता है नहीं सर। वो काट के ही मानेगा। वो काट के मानेगा सर। वो आपके प्रारब्ध है। केतु 5वें घर के अंदर अगर नेगेटिव होकर बैठा हुआ है ना, तो पिछले जन्म में आपने किसी न किसी सन्यासी को नुकसान किया है, इस वजह से वो ऐसा करता है। तो वो सन्यासी का श्राप होता है कि आपके वो किसी मेल चाइल्ड को पनपने ना दे, तो वो श्राप जो है उस बच्चे को ले जाता है। वो कितनी बार ले जाएगा सर? कम से कम एक बार तो है ही सर। और अगर केतु की दृष्टियां जो है 7th हाउस के ऊपर, 9th हाउस के ऊपर किसी तरीके से एस्टेब्लिश हो रही है, अगर 7वें घर का नक्षत्र लॉर्ड जो है केतु के साथ किसी तरीके से कनेक्टेड है, 9th का नक्षत्र लॉर्ड अगर केतु के साथ किसी तरीके से कनेक्ट हो गया, तो रिकरेंट मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं। तो राशि लॉर्ड के साथ साथ में नक्षत्र लॉर्ड का अपना बड़ा इंपॉर्टेंस है, उपनक्षत्र लॉर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंस है। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैंने एक चीज़ और देखी है कि अगर 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस का लॉर्ड 4th में शिफ्ट हो जाए, तो संतान होने के बाद में पेरेंट्स का बच्चों से दूर होने के योग भी बन जाता है। यानी आपने कई बार देखा होगा कि कई बार बच्चे हो जाते हैं, तो कई बार पेरेंट्स का सेपरेशन हो जाता है। तो पेरेंट्स और बच्चे जो है हॉस्टलों में पढ़ रहे होते हैं, तो बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते हैं, तो वो क्या है, 5th हाउस का डिनायल होता है। तो 5th हाउस का डिनायल का मतलब है कि बच्चों का सुख पेरेंट्स को नहीं मिलना, होने के बावजूद भी नहीं मिलना। तो आज की डेट में सर 70% बच्चे, मतलब 70 तो नहीं बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे बाहर विदेश पढ़ने जाते हैं, और जाते हैं तो उनकी कुंडलियों में आपको ऐसे योग देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि 10 साल तक बच्चे साथ रह रहे हैं, फिर चले गए। कई लोगों के, उन लोगों की कुंडलियों में जिनका शुरुआत से ही ऐसी स्थितियां बन गई है, उसमें 5th हाउस का डिनायल रेस्पॉन्सिबल होता है। तो वो जो एक चाइल्डहुड का जो सुख मिलना चाहिए ना पेरेंट्स को, वो नहीं मिल पाता।
तो वो कारण कुछ भी बन जाते हैं कि पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया, दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं, अब उनका टेक केयर कौन करे। तो इसलिए उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करना पड़ता है बच्चों को, जिससे उनकी परवरिश अच्छी होती रहे। लेकिन बच्चों की परवरिश तो हो जाती है कई बार, लेकिन पेरेंट्स को सुख नहीं मिल पाता बच्चों का। तो ये प्लानट और हाउस का जो अपना रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। और मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं देखी जब सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चों को पेरेंट्स का सुख नहीं मिल पाया और पेरेंट्स को बच्चों का सुख नहीं मिल पाया। सर, इस बात को समझते हुए मतलब तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे कि जो इस बात को समझ, जिनको चाइल्ड बर्थ इशू आ रहे हैं, कि स्पेशली कुछ आप उनका अपने आप को मैसेज डालना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी लोग इस परेशानी से गुजर रहे हैं वो आप अपनी हॉरोस्कोप को समझने का प्रयास ज़रूर करें। आप, मुझे पूरा है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी के मार्गदर्शन में ज़रूर होंगे, लेकिन आप उनसे ज़रूर पूछिए कि क्या कारण है और किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप जानेंगे कि आपकी हॉरोस्कोप के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे दोषाज हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी जन्म पत्रिका को समझेंगे नहीं, तब तक आप उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को और आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी को दोनों को कनेक्ट करें, इसके साथ साथ में मेडिकल साइंस को समझ के अपने डॉक्टर से प्रॉपरली बातचीत करके और अपने एस्ट्रोलॉजर को डॉक्टर के साथ सिंक करके अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं कि ये काम आपका हो गया होगा। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत किया है कि जिन डॉक्टर से किसी का कपल का इलाज चल रहा है उन डॉक्टर से भी मैंने बात करी है और डॉक्टर को भी गाइड करके हमने उस टाइम के ऊपर डॉक्टर को प्रोसीजर करने के लिए फोर्स भी किया है और उनको मना भी लिया है, और उससे उन डॉक्टर को भी जो है एक डिजायर्ड अचीवमेंट मिला और उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया उसके अंदर सफलता मिली। तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, वो कपल और एक एस्ट्रोलॉजर, अगर ये तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली चीज़ें होती है। नहीं तो कई बार डॉक्टर बहुत बढ़िया काम करते हैं फिर भी वो काम हो नहीं पाता है, क्योंकि डॉक्टर मेडिकल साइंस समझता है और एस्ट्रोलॉजी जो है वो अपने आप में थोड़ी अलग है। एस्ट्रो साइंस हम समझते हैं। तो उनका आपस में सिंक्रोनाइजेशन मींस डिजायर्ड रिजल्ट का बहुत तेजी से आना। और आप अपने नेगेटिव प्लैनेट्स का दान कीजिए जिससे कि वो नेगेटिविटी आपसे दूर हो। पॉजिटिव प्लैनेट्स को आप अपनाइए और पॉजिटिव प्लैनेट्स को अपनी बॉडी के अंदर, जैसे अगर किसी का बुध अगर न्यूट्रल अवस्था में या अस्त है तो ग्रीन चीज़ों का आप सेवन ज़्यादा कीजिए। अगर येलो कलर की कमी है, जैसे गुरु अगर किसी का अस्त हो गया है तो आप येलो कलर की चीज़ें खाना शुरू कीजिए। और अगर किसी का शनि नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो आप शनि के दान कीजिए। कोई प्लैनेट नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो राहु के दान कीजिए। तो लॉजिक ये है कि नेगेटिव चीज़ों का दान करना है, पॉजिटिव चीज़ों को समावेश बढ़ाना है, इनटेक करना है। उससे आपकी बॉडी के अंदर जो कलर एनहेंसमेंट होना है और जो आपकी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर हार्मोन्स की या पर्टिकुलर प्लैनेट की वजह से कुछ कमियां हो गई है तो वो कमियां दूर होंगी, जिससे कि वो जो प्लैनेट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो प्लैनेट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा और आपको जिस भी चीज़ को हासिल करने में दिक्कतें हो रही है वो जल्दी से जल्दी वो चीज़ें आपको मिलने लग जाएंगी। तो आप समझिए, और ज्योतिष को समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष को आप केवल आडंबर और अंधविश्वास का केंद्र नहीं मान के उसको समझेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे आपको। अजय सर, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है आज के लिए। बाकी तो बहुत, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मैं अपनी बात कह पाया, व्यूअर्स शायद उसको अपनाएं और जीवन के अंदर जो उनकी परेशानियां आ रही है वो जल्दी से जल्दी दूर हो। और आपके चैनल के माध्यम से आपने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है और मुझे ये सौभाग्य है मेरा कि मैं यहाँ पे बैठ के वो कार्यक्रम दे पा रहा हूँ और शायद मेरी बात लोगों तक पहुँच पाए और वो लोग उस बात को समझ के लॉजिकली अपने जीवन में उसको अप्लाई कर पाए। जी सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को ये परेशानी है, अगर आपके पास एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है और आप उससे कंसल्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ गुड। इफ यू डोंट हैव, आपको लगता है कि मुझे अभी भी कहीं समझ नहीं आ रही बात, यू कैन कनेक्ट विद द सर। आप सर से बात कर सकते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल्स हैं, आप बात कर सकते हैं सर से और बात समझ सकते हैं अपने बारे में। राइट सर, सो रियली थैंक यू। आपका रियली अपने चाइल्ड बर्थ में बहुत सारी चीज़ें आज हमें बताए, बहुत कुछ सॉल्यूशंस बताए। वाकई कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो बहुत अच्छे इम्पैक्ट रोल प्ले कर सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को काम आएगी आज की नॉलेज। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ। राधे राधे सर, थैंक यू। सो इसी तरह आप देखते रहेंगे मैजिकल लेंस, कुछ ना कुछ नई नॉलेज के साथ हम जल्द ही मिलेंगे किसी और नए टॉपिक।